हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोज में हमने जो पढ़ा आपका हिंदी व्याकरण, उसमें हमने क्या पढ़ा? भाषा पढ़ा और वर्ण विचार पढ़ा। भाषा क्या होती है, कौन भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है, भाषा की लिपि क्या है, ये हमने देखा। फिर वर्ण विचार देखा, वर्ण क्या है, वर्ण कैसे बनते हैं, या वर्णों को लिखा कैसे जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, ये सब हमने पढ़ा। अब अगला चैप्टर है आपका शब्द विचार। आप जानते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, तो ये हमारा जो चैप्टर है शब्द विचार, इसमें हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द बनते कैसे हैं, उत्पत्ति के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, या रचना के आधार पर इनके कितने भेद हैं, अभिकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्णों के योग से शब्द और सार्थक शब्दों के योग से वाक्य का निर्माण होता है। भाषा में प्रयोग किए जाने वाले सार्थक शब्दों का ही व्याकरण में अध्ययन किया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। बेटा उधर न जा इधर आ, ये दो वाक्य मैंने आपके सामने रखा। पहले वाक्य में 5 और दूसरे वाक्य में 6 शब्द हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि न, आ, जा, गा, था जैसे भी शब्द होते हैं, क्योंकि इनका भी अपना निश्चित अर्थ होता है। अभी आपने देखा न, जा, एक एक वर्ण है लेकिन ये एक तरह से शब्द है। आ, ये एक वर्ण है लेकिन इसका एक निश्चित अर्थ है, तो यह भी अपने आप में एक शब्द है, बशर्ते ये इसका स्थान कहाँ है वाक्य में, इसके अनुसार। अगर आप सिर्फ ये शब्द अकेले बोलते हैं तो इस शब्द में नहीं माना जाता है, वर्ण हो जाएगा, लेकिन वाक्य में इसका स्थान क्या है, इसके अनुसार यह वाक्य बन जाता है। कभी कभी बातचीत करते समय सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं, जैसे पढ़ना, वढ़ना, वढ़ना कोई शब्द है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वढ़ना एक निरर्थक शब्द है, लेकिन उसका भी प्रयोग मिलता है। अब हम शब्द क्या है ये बताने के लिए उसको कैसे परिभाषित करेंगे? एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण को समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ सार्थक शब्द जोड़ना बहुत ही जरूरी है। अगर अभी मैंने आपको निरर्थक शब्द के बारे में बताया कि अक्सर सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्द का भी प्रयोग हो जाता है, तो निरर्थक शब्द नहीं। यहाँ पे हमें परिभाषा में क्या लिखना है कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जो भी सार्थक, जब शब्द वही होता है जो सार्थक हो। अब आज नहीं पढ़ते, कोई कहानी वहानी सुनाओ। अगर आप हमसे कहें मैम आज नहीं पढ़ेंगे, आज कोई कहानी वहानी सुनाइए, तो ये सुनने में कुछ अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल बातचीत में हम ऐसे बोलते हैं। सार्थक शब्दों के साथ अक्सर करके निरर्थक शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो कहानी तो हम जानते हैं स्टोरी क्या है, लेकिन वहानी का कोई मतलब नहीं, लेकिन हम बोलते हैं, तो बोलचाल में अक्सर निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। परंतु लिखने में इस प्रकार के शब्द का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि हम लिखने में व्याकरण का ज़्यादा ध्यान देते हैं और व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये ध्यान देने की बात है कि लिखा हुआ जब भी हम पढ़ेंगे शब्द, तो वो सार्थक शब्द ही होगा। सार्थक शब्दों के भेद निम्नलिखित प्रकार से हम बता सकते हैं। सार्थक शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए गए हैं। पहले हम देखते हैं किस किस आधार पर भेद किए गए हैं। शब्द भेद क्या क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये 4 आधार पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द भेद हैं ये हम आपको बताते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशेश, विदेशेश। ये 4 शब्द, 4 वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर, कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शब्द उत्पन्न कहाँ से हुआ है, इसके आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को भेद करते समय इस बात पर विचार किया जाता है कि किसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह शब्द कहाँ से आया। ऐसे शब्दों को हम इसीलिए 4 भागों में बांटते हैं।
उसकी उत्पन्न कहाँ से हुआ है, इस आधार पे 4 भागों में बांटते हैं। जो अपने देश में उत्पन्न हुआ उसको देशज कहते हैं, जो विदेश से आए हैं उनको विदेशज कहते हैं, जो संस्कृत शब्द होते हैं उनको तत्सम कहते हैं। संस्कृत शब्द लगातार बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते होते उनका कुछ रूप परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम तद्भव शब्द बोलते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पे ये 4 भेद होते हैं। अब हम इन चारों को आपको अच्छी तरह समझाते हैं। तत्सम शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से मूल रूप में अर्थात ज्यों के त्यों हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, तत्सम कहलाते हैं। हिंदी में संस्कृत शब्दों का बहुतायत है। उदाहरण के रूप में कुछ तत्सम शब्द इस प्रकार हैं: अग्नि, कर्म, गृह, घृत, दुग्ध, सूर्य, रात्रि, हस्त, पत्र। ये सब संस्कृत शब्द हैं जो डायरेक्ट संस्कृत शब्द हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अब हम इसको तत्सम शब्दों को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? हिंदी में आए संस्कृत शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में उनके मूल रूप में किया जाता है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब तद्भव क्या है? तद्भव शब्द का अर्थ है तद्भव, अर्थात उससे उत्पन्न होने वाला। यहाँ उससे का अर्थ है संस्कृत से। संस्कृत से जो भव मतलब निकला, संस्कृत से उत्पन्न हुआ जो है, इस प्रकार के कुछ शब्द। जैसे अभी आपने देखा अग्नि, अग्नि से उत्पन्न हुआ है क्या? आग। फिर कर्म है, काम से क्या उत्पन्न हुआ? काम। हम कहते हैं काम करने जा रहे हैं, तो ये कर्म से उत्पन्न हुआ है, तो इसको काम हम कहते हैं, तो ये तद्भव हो। कर्म संस्कृत है, काम हिंदी हो गया। घृत से क्या उत्पन्न हुआ है? हिंदी में हम कैसे बोलते हैं? घी बोलते हैं, तो ये तद्भव हो गया। घृत का घी तद्भव हो गया। दुग्ध का दूध, ये तद्भव हो गया। सूर्य का सूरज बोलते हैं हम, ये तद्भव शब्द है। रात्रि का हम रात बोलते हैं, ये भी तद्भव है। हस्त का हाथ बोलते हैं। पत्र का हम पत्ता बोलते हैं। तो ये सब जो है संस्कृत से आए शब्दों को जब हम थोड़ा सा उनका रूप परिवर्तन करके संस्कृत से उत्पन्न होने वाले शब्दों को परिवर्तित करके हम हिंदी में उसका उच्चारण करते हैं, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब इनका डिफिनेशन देखिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक शब्दों के परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। नोट्स तैयार करते जाइएगा आप। देशज क्या है? मैंने आपको बताया, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हुई है, वे देशज शब्द कहलाते हैं। यानी भारतीय भाषाओं से, हमारे देश की भाषाओं से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, बोलियों से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, वे देशज हैं। इनके एग्जाम्पल देखिए: खिड़की, गाड़ी, पगड़ी, खुरपा, रोटी, जूता, झाड़ू, तेंदुआ, कटोरा, लोटा, डिबिया, चिड़िया, फुनगी, ये सब देशज शब्द हैं। ये किसी न किसी भारतीय भाषा या बोली से उत्पन्न हुए हैं। अब हम इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। अपने देश के विभिन्न भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों से बने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अब आइए विदेशी शब्द। ये कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के किस लिए? क्योंकि विदेश एक ही विदेश तो है नहीं, बहुत सारे देश हैं। तो अलग अलग देशों से, अलग अलग विदेश से जो शब्द आए हैं अलग अलग भाषाओं से, तो वो उस प्रकार की उनका भी वर्गीकरण हो गया है, ये कौन से विदेशी शब्द हैं। तो आइए हम देखते हैं कितने प्रकार के विदेशी शब्द का हिंदी में प्रयोग होता है। वे शब्द जो अन्य विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली आदि से हिंदी में आए हैं, विदेशीज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फ्रेंच से आए शब्द कारतूस, काजू, ये सब फ्रेंच वर्ड है। चीनी भाषा से कौन कौन सा शब्द आया है? चीनी, लीची आदि, इस तरह के कई शब्द हम प्रयोग करते हैं जो चीनी है। रिक्शा जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है। रूसी भाषा से मिग, स्पुतनिक आदि, ये सब रूस से आया है। पुर्तगाली से हमने आलू, कमरा, पादरी, साबुन, अलकतरा, अनानास, आलपिन, गमला, तौलिया आदि लिया है। ये सब पुर्तगाली शब्द है जो कि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अरबी से अमीर, गरीब, औरत, इनाम, आदमी, आखिर, इज्जत, लिफाफा, मुकदमा, हौसला, किस्मत, दिमाग, दुनिया, दौलत, मुसाफिरात, ये सब अरब से आए हुए शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी से अफसोस, उम्मीद, खामोश, खुश, खूब, चिराग,
जिंदगी, दिल, दवा, बीमार, मुफ्त आदि ये शब्द जो है फारसी से आए हैं। हमने आपको वर्ड पढ़ाते समय पढ़ाया था नुक्ता। यहाँ देखिए फारसी शब्दों में, पुर्तगाली शब्दों में या अरबी शब्दों में ये नुक्ता का प्रयोग हुआ है, जैसे लिफाफा। और यहाँ देखिए इज्जत, फिर यहाँ मुसाफिर, इन शब्दों में अफसोस, मुफ्त। यहाँ देखिए म के नीचे, फ के नीचे नुक्ता का प्रयोग हुआ है। ये आगत वर्ण जब हमने आपको पढ़ाया था तो आपको नुक्ता और अर्धचंद्राकार के बारे में बताया था। इनका प्रयोग इसी प्रकार होता है। यहाँ इन विदेशी शब्दों में आपको मिल जाएंगे। मैंने बताया था ये आगत वर्ण है। किस लिए आगत वर्ण है? क्योंकि हिंदी में विदेशी शब्दों का जब प्रयोग होने लगा है, हिंदी में इस प्रकार होता है जैसे लगता ही नहीं कि विदेशी शब्द है। तो इनके प्रयोग के लिए हमें कुछ नए चिन्हों के प्रयोग की आवश्यकता हुई, जिसे हमने नुक्ता और अर्धचंद्राकार के रूप में स्वीकार किया है। अब तुर्की से आए शब्द कालीन, कुली, चेचक, चमचा, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, लाश, कैंची, मुगल, उर्दू आदि ये सब तुर्की से आए शब्द हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी से भी बहुत शब्द आए हैं जो हमने हिंदी में उनका प्रयोग अपना लिया है। अंग्रेजी भाषा से बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषा में आए कुछ शब्द यहाँ उदाहरणार्थ दिए जा रहे हैं, जैसे आइसक्रीम, बस, कार, कंपनी, क्रिकेट, कंप्यूटर, कॉपी, डेस्क, इंजन, गैस, लीडर, पेन, बैग, फुटबॉल, पुलिस, जेल, मशीन, मिनट, रेडियो स्टेशन, स्कूल, सिनेमा, टिकट, टीम, टेलीफोन, टाई, टॉफी, टीचर, ट्रक आदि। ये सब जो है अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन हम हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं। बोलते समय भी, लिखते समय भी इनका प्रयोग होता है। आजकल हमारी पुस्तकों में भी, हिंदी की पुस्तकों में भी इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि तत्सम शब्दों के तद्भव रूप कौन कौन से होते हैं। अब तत्सम शब्द आपके जैसे अंगुष्ठ हो गया, इसका तद्भव क्या है? अंगूठा। आश्रय का आसरा, उष्ट का ऊंट, अट्टालिका का अटारी, अश्रु का आंसू, कर्ण का कान। इसी तरह से अलग अलग तत्सम शब्दों के अलग अलग तद्भव शब्द रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।